हमारी ज्यादा संख्या है, और आधे से अगर 2% ज्यादा हमारी संख्या है, तो देश में लोकतंत्र में तो संख्या का ही मामला है। जिसके फेवर में एक वोट ज्यादा पड़ जाता है उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। तो अगर हमारी आबादी 52% है तो हमारे समर्थन के बगैर न प्रदेश में कोई सरकार बना सकता है और न देश में कोई सरकार बना सकता है, न गांव में कोई प्रधान हो सकता है, न ब्लॉक में कोई ब्लॉक प्रमुख हो सकता है, न जिले में कोई जिला अध्यक्ष हो सकता है, न कोई विधायक हो सकता है, न कोई सांसद हो सकता है। अगर पिछड़े वर्ग के लोग समर्थन ना करें तो नहीं हो सकता है। मतलब हमारे ही समर्थन से सभी लोग चुने जा रहे हैं। जो भी चुन के जा रहा है वो हमारे समर्थन से चुना जा रहा है, लेकिन हमारे समर्थन से चुना जा रहा है और हमारे ही खिलाफ काम कर रहा है। क्या कभी हमने सोचा? इसीलिए कभी कभी मैं ये कहता हूं कि दुनिया में कितने अजूबे, तो हमारे पढ़े लिखे भाइयों ने हमको बताया कि पटेल जी हमने किताबों में पढ़ा है कि दुनिया में 7 अजूबे। तो हमने कहा 7 ही है? बोले 7 ही है। तो हमने कहा अपनी तरफ नहीं देखा क्या? बोले इसका क्या मतलब है? हमने कहा इसका मतलब ये है कि जिस देश में लोकतंत्र हो और लोकतंत्र में जिस समाज की आबादी आधे से भी अधिक हो, वो 75 साल में इस बात के लिए तरस रहा है कि देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की भी गिनती होती है, लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं होती है। अगर ऐसी स्थिति है जरूर हम 8वें अजूबे हैं। लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने यह तय किया हम ज्यादा दिन तक 8वां अजूबा बने रहना नहीं चाहते। हम हैं लेकिन बने नहीं रहना चाहते। और ये 8वां अजूबा हम क्यों बन गए? क्योंकि हमें जिनके बारे में जानना चाहिए उनके बारे में जानते नहीं, और जब जानते नहीं तो मानेंगे कहां से? मानने का तो सवाल ही नहीं है। पहले जानेंगे तभी मानेंगे। जिनके बारे में जानना चाहिए उनको जानते नहीं, और जिनके बारे में नहीं जानते लेकिन दूसरे लोगों ने बता दिया तो उनको मान लेते। जिन्होंने हमारे हक अधिकार की बात, बड़ी अजीब बात है, हमारे पुरखे ने इस देश में सबसे पहले आरक्षण लागू किया, और बड़ी अजीब बात है हम ही आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हमें नहीं मिल रहा है आजादी के 75 साल में। ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे साथ। प्राचीन भारत के इतिहास से देख लो और अभी तक, चाहे तुकाराम महाराज रहे हो, तमाम हमारे संतों ने आंदोलन चलाया और तलवार के बल पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने राज किया। जो औरंगजेब को अपराधी माना जाता था, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता, छत्रपति शिवाजी महाराज ने तलवार के बल पर उसको रोकने का काम किया। तो हमारे लोग लड़े, प्राचीन भारत में सही दिशा में लड़े, मध्यकालीन भारत में सही दिशा में लड़े, और आधुनिक भारत में भी उस लड़ाई को ज्योतिबा फुले ने 1848 में शुरू किया। अगर आप साहू महाराज को समझना चाहते हो, अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर को समझना चाहते हो, तो आपको ज्योतिबा फुले को समझना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में जो संविधान काम कर रहा है वो संविधान की नींव में, संविधान बनाने का काम बाबा साहब ने किया, लेकिन संविधान की नींव में छत्रपति साहू महाराज और ज्योतिबा फुले का आंदोलन है। इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है। ये बात छुपाई जाती है, ये बात दबाई जाती है देश में, और बहुत बड़े पैमाने पर इस बात को दबाया गया। देश में ज्योतिबा फुले के बारे में बहुत बातें नहीं पढ़ाई जाती सिलेबस में, छत्रपति साहू महाराज के बारे में नहीं पढ़ाई जाती बहुत सारी बातें, पेरियार रामास्वामी नायकर के बारे में नहीं पढ़ाई जाती बहुत सारी बातें, रामस्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जिन्होंने हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, उनके बारे में बातें नहीं होती है। बात इस देश में क्या होती है? हिंदू मुसलमान की बात होती है। लेकिन जिन लोगों ने हमारे हक अधिकार के लिए संघर्ष किया, जिन लोगों ने हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, अगर हम उनको नहीं समझेंगे, उनको नहीं जानेंगे, तो
आज जो वर्तमान में हमको लड़ाई लड़ना है वो हम लड़ नहीं पाएंगे और इसीलिए फेल हो रहे हैं। आज जो फेल हो रहे हैं वो फेल होने का कारण है हमने अपने पूर्वजों को छोड़ दिया। हमको पंडितों ने बताया, पंडितों ने क्या बताया, तिलक तुम्हारे नेता, गांधी तुम्हारे नेता, नेहरू तुम्हारे नेता, हमने मान लिया हमारे नेता। आज बता रहे मोदी जी तुम्हारे नेता, योगी जी तुम्हारे नेता, आज भी मान ले रहे, तब भी मान लिया, आज भी मान रहे। जब मानोगे ऐसे तो सत्यानाश तो होगा। अब तिलक के बारे में इतिहास में पढ़ाया जाता है, साहू महाराज और तिलक समकालीन थे। क्या इतिहास में किसी सिलेबस में साहू महाराज और तिलक का तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है? साहू महाराज उसी समय थे, तिलक बाल गंगाधर भी उसी समय थे। साहू महाराज के क्या विचार थे, तिलक के क्या विचार थे, दोनों को तुलनात्मक पढ़ाया जाना चाहिए ना, तो लोगों को समझ में आएगा कि दोनों में क्या अंतर था। लेकिन एक तरफ तिलक का महिमा मंडन किया जाता है और पढ़ाया जाता है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, इतना ही पढ़ाया जाता है। इतना पढ़ के हमारे लोग फूल के कुप्पा हो जाते और हमारे लोग ये क्या कहते हैं, अरे तिलक तो सबकी आजादी की, सबके स्वराज्य की बात कर रहे थे। 1918 में जब साउथ बोरो कमीशन आया और साहू महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि मांगो विधिमंडल में आरक्षण, भास्कर राव यादव को कहा तुम भी मांगो, ओबीसी के लिए और एससी के लिए मांगो आरक्षण। जब दोनों लोगों ने आरक्षण मांगा, विधिमंडल का मतलब संसद होती है। आज हमारे लोग कहते अरे विधाता ने जो लिखा होगा वही होगा। अरे लिखता कौन है? जो संसद में बैठता है वो लिखता है, वही विधाता है। विधि का मतलब कानून होता है और जो विधि को बनाने वाला होता है वही विधाता होता है। आज लोकतंत्र में विधाता कोई और नहीं है, जिसको आप संसद में चुनकर भेजते हो वही विधाता है, वही संसद में बैठकर कानून बनाने का काम करते हैं। साहू महाराज ने कहा मांगो, जहां से कानून बनता है वहां जाओगे तब न समस्या का समाधान होगा, मांगो आरक्षण। और जब बाबा साहब अम्बेडकर ने और भास्कर राव यादव ने मांगा आरक्षण, तिलक को बहुत तेज मिर्ची लग गई। जिन तिलक के बारे में पढ़ाया जाता है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, जब बाबा साहब अम्बेडकर और साहू महाराज ने आरक्षण मांगा तो तिलक को मिर्ची लग गई और तिलक ने भाषण करना शुरू किया। तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना है, कुर्मी को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलने हैं। संसद कोई भूमि है जहाँ तेली तेल निकालेगा, कुर्मी हल चलाएगा, दर्जी कपड़े सिलेंगे। अब यहाँ रावत लोग बैठे हैं तो सोच रहे होंगे हमारे बारे में तो तिलक जी ने कुछ नहीं कहा, लग रहा हमको भेजना चाहते थे उधर, तो किसी को भेजना नहीं चाहते थे। उदाहरण के तौर पर कुछ लोगों का नाम लिया, कुछ जातियों का नाम लिया। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ कि अगर तिलक सबके लिए स्वराज्य की बात कर रहे थे तो फिर हमारे आरक्षण का विरोध तिलक क्यों कर रहे थे? और अगर तिलक हमारे आरक्षण का विरोध कर रहे थे, इसका मतलब तिलक के स्वराज्य में हम लोग शामिल नहीं थे। लेकिन जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई, आज वो एक लाइन पढ़ाते हैं कि तिलक ने कहा स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। इस पर तिलक का महिमा मंडन करवाते हैं और तेली, तमोली और कुन भट्टों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है ये पढ़ाते ही नहीं है, तो किसी को पता ही नहीं चलता। इस देश में बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए, अभी ईडी के छापे पड़ रहे हैं घोटाले पे घोटाले का। लेकिन सबसे बड़ा घोटाला क्या हुआ इस देश में? सबसे बड़ा घोटाला इतिहास का घोटाला हुआ, जो हमारे पूर्वजों का इतिहास है। आजादी की लड़ाई में हमारे लोग भी शहीद हुए, पढ़ाया जाता है किसी सिलेबस में? नहीं पढ़ाया जाता। हम तो बहुत जगह देखे जिनका कोई सहयोग नहीं था आजादी की लड़ाई में, उनका भी बलाक में नाम आ गया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में। ऐसा भी है, आप लोग जो पुराने लोग हैं जानते होंगे। तो सवाल ये है कि इतिहास का जो घोटाला है ये बहुत बड़ा घोटाला है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने तय किया है, इतिहास बताकर छोड़ेंगे, हर पिछड़े वर्ग के आदमी को अपना इतिहास बताकर छोड़ेंगे, क्योंकि पिछड़े वर्ग का इतिहास गौरवशाली इतिहास है। पूरी दुनिया में आप जाओ,
यहाँ जिनके नाम पर आपको लड़ाते हैं, जिनके नाम पर आपको उकसाते हैं, उनको कोई नहीं जानता दुनिया में। दुनिया में अगर आप जाओ तो लोग कहते हैं भारत देश से आए हैं, बुद्ध के देश से आए हैं। किसके देश से आए? बुद्ध के देश से आए। दुनिया में कई कंट्रियों ने बुद्धिज्म को स्वीकार किया, तथागत की विचारधारा को स्वीकार किया। बुद्ध कौन थे? उनके पिताजी हल चलाते थे, खेती करते थे। राजा शुद्धोधन हल कौन चलाते? और बैठे भोजन बच्चा हम पैदा करते, नाम पंडित जी से रखवाते। बच्चे को पढ़ा लिखा करके MBBS डॉक्टर बना ले, लड़का भी MBBS डॉक्टर, लड़की भी MBBS डॉक्टर। लेकिन डिग्री फेल है शादी कराने के लिए। शादी कराने के लिए तो अनपढ़ ब्राह्मण की डिग्री ही लगेगी। आपका लड़का कितना भी पढ़ लिख ले, उसकी डिग्री उसके काबिल नहीं है कि वो शादी करवा ले। शादी करवा और गृह प्रवेश करता है। माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि हम घर बनाने लायक हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, अधिकार मिला, हम घर बनाने लायक हो गए। लेकिन हम उनके लिए नहीं करते, माँ बाप से गृह प्रवेश नहीं कराते, होगा पंडित को बुलाकर गृह प्रवेश कराते। जिसकी मति इतनी मारी गई हो, उसका सत्यानाश करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत है। जब वो खुद ही अपना सत्यानाश करने के लिए पर्याप्त है, तो दूसरे को उसका सत्यानाश करने की जरूरत क्या है? हमारा आदमी मर जाता है, भागा भागा पंडित के पास जाता और कहता है, पंडित जी पिताजी चले गए, आत्मा का थोड़ा पता करो, कहाँ गई? पंडित जी कहते अभी भटक रही है। क्यों कहते भटक रही है? क्योंकि उनको पता है अगर कह देंगे शांत हो गई तो पैसा कहाँ से मिलेगा। भटक रही है बताने से ना पैसा मिलेगा, तो भटक रही है। अब भटक रही है तो क्या करना होगा? 51 ब्राह्मणों को खिलाना होगा, 101 ब्राह्मणों को खिलाना होगा, 501 ब्राह्मणों को खिलाना होगा। कभी कभी इतने ब्राह्मण को खिलाना पड़ता, इलाके में ढूंढने से नहीं मिलते। पंडित लोग हर विधानसभा में दावा करते हैं हाँ 80,000। उनसे पूछ लो, अरे भाई पूरी विधानसभा में एक भी गांव है तुम्हारा तो बता दो। तो गांव का नाम होगा तिवारीपुर, लेकिन गांव में जब घुसोगे तो 4 घर मिलेगा। वो भी 4 घर का एक ही घर था, वो 4 भाई थे, अलग अलग हो गए तो 4 घर हो गए। इनके गांव नहीं है, गांव में 2-4 घर हैं इनके, जिनके गांव में 2-4 घर हैं। वो दावा करते हैं 70,000 है, 80,000 है, इतने हैं। इसीलिए जब कभी कभी वर्मा जी लोग ज्यादा खिलाते हैं, तो जब ज्यादा पंडित को खिलाना पड़ता, पंडित बूढ़े नहीं मिलते इलाके में, तो फिर पुरोहित के पास जाते हैं और फिर क्या कहते, अरे पंडित जी मिल ही नहीं रहे, इतने ब्राह्मण कैसे खिलाए? तो पुरोहित जी कहते अच्छा दक्षिणा की व्यवस्था तुम रखना, पंडित हम बुला देंगे। तो बुला के लाते हैं पंडित, फिर खिलाने का काम करते। आप लोगों को भी अनुभव होगा, आप भी गांव देहात के हैं, हम भी गांव देहात के हैं, इसलिए जानते हैं। तो मैं ये आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि मौसम खराब हो रहा है, बहुत सारी बात नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता, बहुत सारे राजा हुए, बहुत सारी रियासतें थी, लेकिन उन रियासतों में एक छत्रपति साहू महाराज जी थे जो ये सोच रहे थे हमारे समाज का क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा। जब उन्हें पता चला कि डॉक्टर अम्बेडकर नाम के कोई होनहार नौजवान है जिनकी पढ़ाई पैसे की वजह से रुक रही है, हाथी पर चढ़कर खुद गए जहां बाबा साहब अम्बेडकर रहे। लोग राजा के पास आते हैं मदद मांगने के लिए, राजा नहीं जाता किसी के पास मदद देने के लिए, लेकिन साहू महाराज गए और साहू महाराज ने कहा आप पूरी करो पढ़ाई, हम मदद करेंगे। और जब पैसे की कमी हुई तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लेटर लिखा वहां से कि आप हमको और पैसे दे दो, हम वापस कर देंगे। साहू महाराज ने वापस करने के लिए नहीं कहा, बल्कि साहू महाराज ने दोबारा लेटर लिखा, पैसे भेज रहे हैं और अगर कोई कमी हो तो श्रीमती रमाबाई को कह देना कि वो हमको मैसेज भेज देंगे तो हम और भी व्यवस्था करेंगे। तो साहू महाराज ऐसा क्यों कर रहे थे? साहू महाराज दूरदृष्टि वाले थे। साहू महाराज को समझ में आ रहा था अगर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है, पढ़े लिखे नौजवान की जरूरत है। वैसे साहू महाराज भी विदेश से पढ़ के आए थे। हम कोल्हापुर गए थे, हमको डैम देख करके आए, जो डैम उन्होंने अपने राज्य में विदेशी इंजीनियरों को बुला के बनवाया था।
क्योंकि वो खुद भी इंजीनियर थे। तो उन्हें विदेश से पढ़े थे, उन्हें पता था विदेश की पढ़ाई का महत्व क्या है। तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को भेजा, और क्यों भेजा नहीं, उन्हें तैयार किया उस लड़ाई के लिए, और सभा में सबके सामने कहा आने वाले समय में अम्बेडकर पूरे देश के नेता। आज हम लोग क्या सोचते हैं, आज हम लोग क्या सोचते हैं, साहू महाराज की जयंती है तो जिस बिरादरी में साहू महाराज पैदा हुए वो मनाए, बाबा साहब की जयंती है जिस बिरादरी में वो पैदा हुए वो मनाए, जिसकी जयंती उसकी बिरादरी के लोग मनाते, इससे कौन सा अच्छा संदेश है। आज यहाँ तो अच्छा लग रहा है कि साहू महाराज की जयंती है, पूरे बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, जिनके लिए साहू महाराज ने संघर्ष किया, वो सभी लोग हैं। जो एक जाति की लड़ाई लड़ता है वो महापुरुष नहीं होता, जो एक जाति की लड़ाई लड़ता है वो महापुरुष नहीं होता, जो सब की लड़ाई लड़ता है वो महापुरुष होता है। जब आप जाओगे कोल्हापुर तो आपको पता चलेगा कि शेड्यूल कास्ट के लिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने जो घुमंतु जाति के लोग थे उनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब का दर्जा दिया था, और अगर उनके घर बच्चा पैदा होता था तो थाने में बताना पड़ता था कि हमारे घर लड़का पैदा हो गया है, क्योंकि अंग्रेज रजिस्टर कर लेते थे एक और क्रिमिनल बढ़ गया है, एक लड़का पैदा हुआ मतलब एक और क्रिमिनल बढ़ गया। साहू महाराज ने अंग्रेजों को कहा ये जन्मजात क्रिमिनल नहीं है, ये माहौल की वजह से क्रिमिनल हो गए हैं, मैं सुधार के दिखाता। तो साहू महाराज ने क्या किया, उनको अपनी सेना में भर्ती कर दिया, अपने पुलिस में, और जो पुलिस में भर्ती कर दिया तो वही तो डकैती डालते थे वही ईमानदार हो गए, पुलिस में अच्छी सेवा देने लगे। साहू महाराज ने अंग्रेजों को कहा देखो तुम लोगों ने इनको क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था, और देखो ये अच्छी पुलिस की नौकरी कर रहे हैं हमारे राज्य में। ऐसे बहुत सारे काम साहू महाराज ने किए, मुस्लिमों के लिए हॉस्टल बनाया, शेड्यूल कास्ट के लिए, OBC के लिए, तमाम लोगों के लिए, और ज्योतिबा फुले ने जो सत्यशोधक नाम का संगठन बनाया था उसकी ऑफिस हर जगह खुलवाने का काम छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज्य में किया। फ्री शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा जो आज भी नहीं है, आज उसके लिए लड़ रहे हैं, संविधान में लिखा होने के बावजूद नहीं है, साहू महाराज ने अपने राज्य में लागू किया। जितनी कुरीतियां थी, छुआछूत के खिलाफ उन्होंने कांबले को कहा, गंगाराम कांबले कहा ये लोग ऐसे, बोला क्या करना है साहब, कहा इसका होटल खोल, कहा साहब खड़ा छू लेते हैं पिटाई हो जाती है, होटल खोलेंगे चाय कौन पिएगा, पानी कौन पिएगा हमारे होटल पे। साहू महाराज ने कहा उसकी चिंता तो मत करो, मैं होगा उसकी चिंता करने, तुम होटल खोलो। कांबले ने होटल खोल लिया। अब साहू महाराज जाते थे कांबले के होटल पर बैठ जाते थे, और जब साहू महाराज कांबले के होटल पर है तो राजा से जिसको मिलना है वो कहाँ जाएगा, दरबार में तो है नहीं महाराज, महाराज तो कांबले के होटल पर बैठे हैं, तो जिसको मिलना है वो कांबले के होटल पर जाएगा, और जब वो कांबले के होटल पर जाएगा तो महाराज बोलते थे कांबले सबको चाय पिला। अब महाराज के सामने कौन मना करेगा कि कांबले के हाथ की चाय नहीं पिए। तो बहुत सारे काम किए, बरसात हो रही, मैं बहुत बात नहीं करना चाहता, आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, साहू महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए साहू महाराज ने बाबा साहब को कहा कि आने वाले समय में डॉक्टर अम्बेडकर देश के नेता होंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा अगर साहू महाराज नहीं होते तो डॉक्टर अम्बेडकर भी नहीं होते। तो दोनों में लगाव था, दोनों में प्रेम था। साहू महाराज बाबा साहब के घर जाते थे तो माता रमाबाई के हाथ की बनी चाय पिए बगैर वापस नहीं लौटते थे। इतना ज्यादा लगाव, इतना ज्यादा प्रेम दोनों में था। और जब दोनों मिल के लड़ाई लड़ रहे थे तो हमें अधिकार मिला। ये बात ब्राह्मण लोग समझ गए कि अगर ये साहू महाराज 10 साल और जिंदा रहे। आज जो ओबीसी को रोना पड़ रहा है वो क्यों रोना पड़ रहा है? 1922 में साहू महाराज चले गए। अगर 1932 तक साहू महाराज होते तो गोलमेज सम्मेलन में साहू महाराज होते। और अगर गोलमेज सम्मेलन में साहू महाराज होते, जोड़ी होती बाबा साहब अम्बेडकर और साहू महाराज की जोड़ी गोलमेज सम्मेलन में होती। गांधी की बोलती तो अकेले बाबा साहब अम्बेडकर ने ही बंद कर दिया था। अगर साहू महाराज होते तो जो ओबीसी के लोग गांधी जी के झांसे में पड़े वो नहीं पढ़ते, और नहीं पढ़ते तो ओबीसी को भी 1932 में अधिकार मिल गया होता, पूरा पैक्ट नहीं होता।
और हम लोग 1932 में आजाद हो गए होते, लेकिन साहू महाराज के जाने की वजह से ये हुआ। लेकिन बाबा साहब ने संघर्ष किया, उनको शेड्यूल कास्ट तक सीमित करने की कोशिश की गई। इसके बावजूद भी आर्टिकल 340 भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखने का काम किया और ओबीसी को भी अधिकार देने का काम किया। इसलिए अभी भी हम लोगों को जो लड़ाई लड़नी है वो अलग अलग लड़ने से कुछ नहीं होगा, मिलजुल करके लड़ना पड़े। जो लखनऊ में सम्मेलन था उसमें ओबीसी के लोग गए और बाबा साहब को कहा कि हमारा भी नेतृत्व करो, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोग एक साथ हो गए, उस दिन गोविंद वल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण आपके जूते का फीता खोलने में भी गर्व महसूस करेंगे। तो आज भी अगर हम लोग एकजुट हो जाएं तो हम लोग अपना हक अधिकार ले सकते हैं और केवल हक अधिकार नहीं, इस देश के शासक बन सकते हैं। तो साहू महाराज राजा थे, तो साहू महाराज की जयंती पर हम लोगों को ये संकल्प लेना है कि हमें भी इस देश का शासक बनना है। इतनी ही बात कहते हुए आप